मतलब विपक्ष को भी सुनती हूँ तो कई बातें तो उनकी भी सच है। हमने चुनाव किए, हम क्या चुनाव कर रहे हैं, हम क्या हम गंगा स्नान कर रहे हैं, ये सारे कारण भी तो हम एक तरफ कह रहे हैं कि डिस्टेंस होना चाहिए, दूसरी तरफ हम चुनाव कर रहे हैं। मीडिया भी इस बात पे अपना पक्ष रखना ही नहीं चाहता कि ये सारी चीजें तो आज होने ही नहीं चाहिए। अरे जब देश में हम अच्छे होंगे तो चुनाव भी होंगे, गंगा स्नान भी होंगे। मैं भाजपा की प्रवक्ता हूं, लेकिन मेरे दर्द को आप समझ पाएंगे ये शब्द में जो मैं आपको नमन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं, आपको साधुवाद देता हूं और आपकी बहादुरी की पूरे देश में सराहना करता हूं कि आप पहली नेता हैं जिन्होंने इसको स्वीकारा। पे हम नहीं होंगे, ये शमशान बन जाएगी, तो कौन चुनाव का फायदा लेगा? सरकारें भी बनेगी, चुनाव भी होंगे, लेकिन उसका एक समय तो होना चाहिए ना। हमें बीच में सोच, जब आप कह रहे थे डिस्टेंस करिए, अपने घर में रहिए, तो फिर आपने क्यों नहीं बरता? क्यों चुनाव कराए, क्यों गंगा स्नान कराए? ये तो मैं सरकार से भी इस बात पे, मुझे चाहे कोई भाजपा की प्रवक्ता से निकाल दिया जाए, निकाल दें, लेकिन मैं ये दर्द को महसूस कर रही हूँ। मैं अपने लोगों को देख रही हूँ कि वो मर रहे हैं। मैं पार्टी की कोई वो नहीं हूं कि मैं भाजपा में हूं तो मैं समाज के लिए, मैं भाजपा में बाद हूं, भाजपा की प्रवक्ता बाद में हूं। मैं समाज की लड़की हूं, समाज की महिला हूं, समाज की नागरिक हूं। दोस्तों, एनवीएन के चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। आज हम नीरों की बांसुरी और सियासत की रोटियां इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक आपको कुछ अटपटा सा लग रहा होगा कि ये नीरों की बांसुरी क्या है और इसका सियासत की रोटियों से क्या संबंध है। तो आप धीरज रखिए और आखिर तक इस वीडियो को देखिए, तो आपको इन दोनों के बीच का संबंध समझ में आ जाएगा। दोस्तों, नीरव मोदी के बारे में तो आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुराने जमाने में रोम के एक राजा का नाम भी नीरो था और वो अपने मोदी जी से भी ज्यादा लोकप्रिय था, इतना कि लोग उसे अब हजारों साल बाद भी याद करते हैं। वैसे मोदी जी को भी लोग जल्दी भूल नहीं पाएंगे। खैर, रोम के नीरो के बारे में मशहूर है कि जिस वक्त देश जल रहा था तो वो पहाड़ी पे बैठकर बांसुरी बजा रहा था। सवाल ये है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा था। दरअसल नीरो अपने समय का शासक था, इसलिए उससे यह प्रश्न करना उचित नहीं है। हर शासक अपने मन की बात बोल सकता है, चाहे वो बात कितनी भी ऊट-पटांग क्यों ना हो। अपनी मनमानी कर सकता है, चाहे वो काम कितना ही विनाशकारी क्यों ना हो। जैसे आज रात 12 बजे देश में नोटबंदी हो जाएगी या लॉकडाउन लग जाएगा। नीरो की बांसुरी बजाने का एक कारण यह हो सकता है कि इसके पास कोई काम नहीं था। फुर्सत में जिस तरह हम आजकल सोशल मीडिया पर टाइम पास करते हैं, उसी तरह मुमकिन है वो भी अपना समय काट रहा हो। उस जमाने में शासकों को फुर्सत ही फुर्सत थी, इसलिए वो अपने महल बनाते थे या दूसरों के महलों पर कब्जा करते थे। लोकतंत्र नहीं था, इसलिए चुनाव की झंझट से भी मुक्त थे। वैसे अगर जनतंत्र होता तो नीरो रोम की आग पर अपनी सियासी रोटी सेकता, जैसा कि आजकल हो रहा है। इसका एक उदाहरण महाराष्ट्र में सामने आया। देश कोरोना की चपेट में है। महाराष्ट्र में पूरे देश के लगभग 40% मरीज हैं, क्योंकि यहाँ के जागरूक लोग टेस्ट कराते हैं और सरकार आंकड़ों को छुपाती नहीं बल्कि पेश कर देती है। अब जाहिर है जहाँ बीमारी अधिक हो वहाँ दवाई की किल्लत भी अधिक होगी, इसलिए राज्य सरकार का हाथ पैर मारना भी दुरुस्त है। ऐसे में महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी के प्रवक्ता नवाब मलिक ने रेमडेसिविर नामी इंजेक्शन के बारे में केंद्र सरकार पर संगीन आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा, इस जीवन आवश्यक इंजेक्शन की सप्लाई करने वाली कंपनियों को महाराष्ट्र को इंजेक्शन उपलब्ध करने से मना कर दिया गया है। ऐसा करने पर उन्हें लाइसेंस रद्द करने की धमकी भी दी गई है। इस बारे में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्हें बताया गया कि वो बंगाल के चुनाव में व्यस्त हैं, यानी लोग कोरोना से मर रहे हैं और प्रधानमंत्री चुनाव रैलियां कर रहे हैं। इस मामले की डिटेल ये है कि देश में कुल 16 कंपनियों को ये दवाई एक्सपोर्ट करने की अनुमति है और उनके पास 20 लाख इंजेक्शन का जखीरा भी है। सरकार ने जब निर्यात पर बंदी लगा दी तो वो देश के भीतर उपयोग के लिए उपलब्ध हो गया, लेकिन जब महाराष्ट्र सरकार ने इसकी अनुमति मांगी
तो केंद्र शासित प्रदेश दमन के एफडीए ने इनकार कर दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस आरोप पर आश्चर्य जताते हुए इसे झूठा बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सारे राज्यों को दवाई पहुंचा रही है। अगर ऐसा है तो मध्य प्रदेश जैसी बीजेपी सरकार वाले राज्य में इस इंजेक्शन की कमी क्यों है और कालाबाजारी क्यों हो रही है। इस मामले में एक नया मोड़ उस वक्त आया जब छापा मारकर पुलिस ने दमन की कंपनी ब्रुक फार्मा के पास से रेमडेसिविर के 20,000 इंजेक्शन जब्त कर लिए। पुलिस ने कंपनी के मालिक को जांच के लिए बुलाया तो उसको बचाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 2 विधायकों के साथ पुलिस थाने पहुंच गए। फडणवीस ने बताया कि ये दवाई बीजेपी खरीदकर महाराष्ट्र सरकार को दान करना चाहती थी और इसके लिए केंद्र सरकार से परमिशन भी प्राप्त कर लिया गया है, इसलिए ये जखीरा अंदोजी का मामला नहीं है। इस अनुमति की खबर पुलिस और सरकार तो दूर, वहां मौजूद एफडीए अधिकारी को भी नहीं थी। ऐसे में अगर पुलिस ने अपनी जानकारी की बुनियाद पर ये इंजेक्शन जब्त किए तो उसमें क्या गलती है? क्या किसी नेता को इसके लिए देर रात पुलिस थाने में जाकर धोस धमकी देने की जरूरत है? ऐसे में कई प्रश्न जन्म लेते हैं। पहला, एक व्यक्ति विशेष को जांच से बचाने के लिए देवेंद्र फडणवीस ने ऐसी चुस्ती क्यों दिखाई? क्या उन्हें किसी राज के खुल जाने का डर था जिसको वो छुपाना चाहते थे? ये दवाई कोई व्यक्ति या राज्य सरकार भी नहीं खरीद सकती, बल्कि केवल केंद्र सरकार खरीद सकती है। ऐसे में भाजपा को उसे खरीदने की अनुमति कैसे मिल गई? संविधान के अनुसार कोई पॉलिटिकल पार्टी दान धर्म का काम नहीं कर सकती, क्योंकि ये सियासी रिश्वत माना जाता है। ऐसे में फडणवीस ने वो इंजेक्शन खरीद कर महाराष्ट्र सरकार को देने के बजाय उसकी धनराशि मुख्यमंत्री फंड में क्यों दान नहीं की, ताकि सरकार उससे दवाई खरीद कर जनता को बांट सके। मजे की बात यह है कि जीवन आवश्यक दवाई पर सियासत तो खुद फडणवीस ने की और वो दूसरों पर राजनीति करने का इल्जाम लगा रहे हैं। इसे कहते हैं जनता को मुसीबत में डालकर इस पर अपनी सियासी रोटियां सेकना। तो आपके हिसाब से दिक्कत क्या है? क्योंकि आज नवाब मलिक जी ने भी ये बात उठाई है कि वैक्सीनेशन की जो रिसीट आती है उसमें मोदी जी की तस्वीर है और उन्होंने कटु शब्द कहे हैं। उन्होंने कहा है कि क्या आगे से लोगों के मरने पर भी किसी की तस्वीर साथ में आएगी? क्या ये एक कहीं ना कहीं क्रेडिट वॉर है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच? कोई क्रेडिट वॉर नहीं है। वैक्सीनेशन एक ड्राइव है। इस पर प्रधानमंत्री जी की फोटो नहीं लगेगी तो किसकी लगेगी? आज तक किसकी लगी है देश में? कहीं देखा है कि नवाब मलिक की फोटो लगे, लीडर ऑपोजिशन की फोटो लगे? अब आइए अपने पुराने नेहरू के पास। वो बांसुरी क्यों बजा रहा था? इस सवाल का एक और जवाब ये हो सकता है कि उसको मजा आ रहा था। अगर आप ये सोच रहे हैं कि शहर के जलने और अपने लोगों के लुटने पिटने में कैसे मजा आ सकता है, तो आपकी शासकों वाली ऊंची सोच नहीं बल्कि जनता के तुच्छ विचार हैं। शासक को इसमें कैसे मजा आ सकता है, इसका नज़ारा करने के लिए किसी चुनावी सभा में चले जाएं और अगर हिम्मत न हो तो इसकी वीडियो देख लें। इसमें आपको एक बहुत बड़ा स्टेज नजर आएगा जिस पर राजनेता मास्क लगाकर दूर दूर यानी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठे हुए दिखाई देंगे। उनके और जनता के बीच सिक्योरिटी के नाम पर एक बहुत बड़ा फासला होगा। इसके बाद बगैर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की जनता की भीड़ होगी। इसको देखकर राजनेता खुशी से हाथ हिलाता हुआ दिखाई देगा। इस भीड़ में अगर कोरोना से कोई प्रभावित मौजूद हो तो वो अनजाने में न जाने कितने लोगों को प्रभावित कर देगा। ये गरीब लोग जिन्होंने चंद रुपयों की खातिर अपनी जान जोखिम में डालकर बीमार हो जाएंगे और उनको अस्पताल जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिलेगी। उनको अगर रिक्शा में बिठाकर किसी तरह अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ बिस्तर तो दूर दाखिला भी नहीं मिलेगा। बिस्तर मिल जाए और तबीयत फिर बिगड़ जाए तो आईसीयू का मिलना मुश्किल हो जाएगा। आईसीयू के अंदर वेंटिलेटर की कमी उनके लिए मुश्किलात का कारण बन जाएगी। वेंटिलेटर भी मिल जाए तो ऑक्सीजन का सिलेंडर खाली मिलेगा। दवाई और कड़ाई का नारा तो सुनाई देगा, लेकिन इंजेक्शन की किल्लत उनको कड़ाई पर गुजारा करने पर मजबूर कर देगी। ऐसे में अगर उसकी सांसें उखड़ जाएं और वो परलोक सिधार जाए
तो उसको शमशान या कब्रिस्तान में भी इंतजार की घड़ियां गुजारनी पड़ेगी। क्या आप समझते हैं कि हमारे नेता इन मुश्किलात को नहीं जानते? वो अच्छी तरह जानते हैं। इसके बावजूद हजारों की तादाद में लोगों को जमा करके चुनावी चिता जलाई जाती है और उस पर रोटियां सेकी जाती हैं। नीरो भाग्यशाली था कि उसे ये सब नहीं करना पड़ा। यही वजह है कि वो अपने शहर को जलता हुआ देखकर भाषण करने के बजाय बांसुरी बजाकर दिल बहलाता रहा। A capital on its knees. At its biggest hospitals, people being pushed to the limit of human endurance. My husband's in a very bad state. Let me get through, this woman says. She's been carrying him around for 10 hours. Many of these people won't survive the night. Sir, for 1 minute, come and look at my mother. A man pleads. A doctor follows him to the ambulance and prepares to say the words he's had to say over and over again in the past day alone. She's no more. Her family, among hundreds in India, denied even the chance of saving a loved one. COVID-19 has hit this country with a ferocity not seen before, but not unexpected either. Balaji! Kahe aise pehle aate? Hey! This woman tries to revive her brother who was losing consciousness. Aag nikal raha hai. Balaji! Balaji Tirupati, the father of 2 children, died minutes later. His family wanted their story to be heard. हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक या शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।